हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको याद होगा, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, उन पर बात कर चुके थे। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, और उनके लिए हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल लिया था बच्चों। आई थिंक आपको याद होगा। तो कुछ ऐसा ही था, आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज़ क्या आया था मेरे पास आपका, जब हमने दो कैपेसिटर लिए थे, है ना। तो उनके लिए क्या था मेरे पास, सी इक्विवेलेंट पता करना है ना हमें, आपका सी इक्विवेलेंट पता करना है। सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज फॉर टू कैपेसिटर। तो क्या था मेरे पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आया था बच्चों। या हम इसे आपका सिंप्लीफाई देखें तो क्या था मेरे पास, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। एंड फर्दर मेरे पास जितने कैपेसिटर होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज करता जाऊँगा, C3 C4 दैट इज 1/Cn। ओके बच्चों, आई थिंक आपको याद होगा। ये केस कब था मेरे पास, जब कैपेसिटर्स मैंने सीरीज़ में लगाए थे। अब बात करते हैं पैरेलल में। तो मेरे पास क्या आया था, सी इक्विवेलेंट कि C1 प्लस C2 फॉर टू कैपेसिटर्स। अगर मेरे पास दो से ज़्यादा कैपेसिटर हैं तो हम क्या करते हैं, C3 C4 C5 डैश आपका Cn तक। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में। सेम इसी प्रकार से मेरे पास दो रिजल्ट्स आ चुके थे जब मेरे पास कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के, जब वो सीरीज़ में होता है या जब वो आपका पैरेलल में होता है। आज हम इनको थोड़ा ठीक से समझने के लिए इनके बेस पे क्या करते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। और इसी के बेस पे हम एक तरीका भी सीखेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सीरीज़ का पैरेलल का। तो हम कुछ ऐसे सर्किट लेने वाले हैं जिनमें हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कौन सीरीज़ में है और कौन आपका पैरेलल में है। चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से सर्किट्स हैं हमारे पास। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं, मेरे पास कुछ सर्किट मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब सभी को सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ सीरीज़ हैं, कुछ पैरेलल हैं, और मेरे पास तो कुछ ऐसे हैं जो कि मिक्सअप हैं, है ना। तो सभी को सॉल्व करते हैं। मेथड वही रहेगा, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सीरीज़ में है, कौन कौन पैरेलल में है। देन हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे सीरीज़ वाले और पैरेलल वाले, उन्हें हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बस निश्चिंत होकर पहले क्या काम करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें पता था जब भी कोई सर्किट सीरीज़ में होते हैं, कैपेसिटर मेरे पास सीरीज़ में लगे होते हैं, तो क्या होता है मेरे पास, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट होगी। तो मतलब वो पहले दोनों कैसे थे, सीरीज़ में थे। मतलब मुझे प्लेट्स को चेक करना है कि प्लेट्स कैसे कनेक्टेड है। ये बात चल रही है कैपेसिटर्स की। ओके बच्चों, तो अब देखिए, तो हम नेमिंग कर लेते हैं पहले पहचानने के लिए कि फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, डन। फिर से फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, सेकंड कैपेसिटर के लिए ऐसे फिर से फर्स्ट और सेकंड, डन। तो आप देखेंगे पहले प्लेट की सेकंड प्लेट, पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। मतलब क्या है, दोनों सीरीज़ में। ऐसे ही आप सेकंड प्लेट देखिए, वैसे तो आपको डायरेक्टली देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज़ में है, बट हाँ अगर ना समझ में आए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास सर्किट हो, तब मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। डन बच्चों, ऐसे ही आप इसके लिए देखिए, दूसरे कैपेसिटर की सेकंड प्लेट तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। इट मीन ये दोनों भी कैसे हैं मेरे पास, आपका सीरीज़ में। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी नेगेटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव आपकी पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है कि नहीं। ऐसे देखिए, इसकी पॉजिटिव प्लेट आपकी नेगेटिव प्लेट और इसकी पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है। देन इस कॉम्बिनेशन में भी हम आपका समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा या ऐसा कुछ कनेक्शन होगा तो वो सीरीज़ को शो करेगा। ओके बच्चों, चलिए, तो जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज़ में है, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट। तीन सर्किट है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, 1/C, तीनों का इक्वल है मेरे पास, है C है, प्लस 1/C प्लस 1/C, ऐसे निकालेंगे। एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्या होगा मेरे पास आपका C या 3/C, यही होगा मेरे पास इक्विवेलेंट। देखिए C एलसीएम मैंने ले लिया, 1 1 1, क्या बोलेंगे 3/C, ये है मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट बच्चों। बट मुझे क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/3 बच्चों। ये होगा मेरा आंसर आपके फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन का, कि इसका C इक्विवेलेंट कितना होने वाला है मेरे पास, C/3।
ये था मेरे पास किस में, आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, इसलिए ऐसा आंसर आया मेरे पास। डन बच्चों, चलिए ऐसे अगला देखते हैं। अब आप देखिए आपका, अब मैं बोल दूँ ये कैपेसिटर 1 है, समझने के लिए ना कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे। कैपेसिटर 2 है और ये है मेरे पास कैपेसिटर 3। तो आप देखेंगे पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है, दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्टेड है कि नहीं, तो दोनों कैसे हैं मेरे पास, सीरीज़ में। ओके बच्चों, अब ऐसे इसमें देखिए आप, ये चीज़ पता करने के लिए पहले के कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जो मेरे पास, अगर मैं इसे सेकंड कैपेसिटर मानता है, थर्ड मानता, जो भी मानता, तो इसकी फर्स्ट प्लेट और उसकी फर्स्ट प्लेट कैसी है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है मतलब क्या, आपका ये भी पैरेलल में आने वाली है मेरे पास। तो देखिए जो इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, इस पर चार्ज कैसे होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा। सेम चार्ज मतलब क्या, पैरेलल, या डिफरेंट का मतलब क्या है मेरे पास, आपका सीरीज़। डन बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि मेरा ऊपर वाला कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में है और नीचे वाला उन दोनों के पैरेलल में है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। डन, तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम करेंगे इसे सीरीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे इसे और बना सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर लें, ऐसे ही तुम यूज़ कर सकते हैं इसे, बट क्या होगा ऊपर, और जो पहले सी और सी थे इनका आ जाएगा मेरे पास सी इक्विवेलेंट। कितना होगा मेरे पास, 2/c/2, दोनों सीरीज़ में। तो सॉल्व करके देख भी सकते हैं हम, जैसे कि मेरे पास ऊपर की निकालता हूँ मैं इस पूरी कॉम्बिनेशन के लिए, मैं इस कॉम्बिनेशन निकालता हूँ, सी इक्विवेलेंट कितना निकलने वाला है। तो देखेंगे 1/c इक्विवेलेंट, या सी इक्विवेलेंट का मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, C1 + C2, ये तो था हमारे पास। डन, सभी वैल्यू क्या है मेरे पास, सी है, तो C²/2c, सी से सी खत्म, मतलब c/2 बचा मेरे पास। डन, c/2 को मैंने लगा दिया, तो इन दोनों को हटा के मैं एक ऐसा कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, c/2 हो। डन बच्चों, नीचे कैसा है मेरे पास, c का है ये। ओके, अब आप देखिए डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों कैसे हैं मेरे पास, पैरेलल में है, जिसका मतलब क्या है कि इन दोनों कैपेसिटर की सेम नेचर वाली प्लेट एक तरफ कनेक्टेड है, और देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक तरफ कनेक्टेड हैं, दोनों नेगेटिव मेरे पास एक तरफ कनेक्टेड है। और ऐसे ही हम पहचानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को या सीरीज कॉम्बिनेशन को। डन, तो पैरेलल में तो क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो मेरे पास जो आएगा रिजल्टेंट सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन, बोथ आर इन पैरेलल बच्चों। ओके, दैट इज डायरेक्टली जोड़ देते हैं, c/2 + c, कितना आंसर है मेरे पास आपका 3c/2, और यही होगा मेरा आंसर बच्चों। सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज 3c/2। ईजी था, बस हमें पहचानना था कि हमें पहले सीरीज सॉल्व करना है या पैरेलल सॉल्व करना है। जब कभी भी ऐसी कंप्लीट आपकी कंडीशन आए, पहले आप पूरी एक ब्रांच को सॉल्व कीजिए, ये एक ब्रांच है, ये अदर ब्रांच है, पहले हम सिंगल ब्रांच को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका कंपैरिजन करते हैं अदर किसी ब्रांच से। ओके, पहले सिंपल, अब जो सिंगल प्लान है आपकी ब्रांच है उसे सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया पहले इस फॉर्म में, देन उसके बाद अदर ब्रांच से मैंने कंपेयर किया और फिर मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया। ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में? चलिए देखते हैं आगे हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको कि ये दोनों कैसे मेरे पास, और ये भी सी के सारे, वैसे मैंने सभी को सी माना है ना। इसकी वैल्यू अलग अलग चेंज होती रहेंगी टाइम टाइम जैसे क्वेश्चन आएगा आपका, बस ये तो फॉर प्रैक्टिस के लिए है ना, बहुत ओनली प्रैक्टिस। ओके, दोनों कैसे मेरे पास पैरेलल में, डायरेक्टली आंसर पता है आपको क्या होगा मेरे पास, जैसे अभी निकालते हैं यहाँ पे हमने आपका जोड़ देंगे, मतलब डायरेक्टली इन्हें, तो मेरे पास आंसर आएगा 2c/2, 2c। ओके, तो मेरे पास इसे चाहूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन, इधर एक कैपेसिटर प्लस इसका एक कैपेसिटर, तो दोनों मेरे पास ए और बी एंड मिल जाएंगे, ए एंड और बी एंड। ओके, बट अब पहले ये क्या था, सी और सी था, अब बन गया मेरे पास 2c, ये बन चुका मेरे पास c। डन, और ये दोनों कैसे मेरे पास सीरीज़ में, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं मेरे पास, तो क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर है, फॉर्मूला तो पता ही आपको, डायरेक्टली सर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं कि c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 + C2। तरीका वही है, ये फॉर्मूला जो आया है, बनाया है हमने, उसी फॉर्मेट से बनाया है, 1/c + 1/c2 और C1 + 1/c2, उसी फॉर्मेट सॉल्व किया है। डन, सो मेरा आंसर क्या आने वाला है, C1 C2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 2c² अपॉन 2c + c, मतलब कि 3c से c खत्म मेरे पास, तो हम क्या बोल सकते हैं 2c/3। यही मेरा आंसर है बच्चों, 2c/3 आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर दिस सर्किट। डन, कोई डाउट तो नहीं इस चीज़ में, सिंपल है, वैसे डाउट होना ही चाहिए।
अब डाउट की बात इसमें आ सकती है, ये आपका अगला सर्किट आया है, इसमें आपको मे भी शायद कुछ वायर्स का अलग से कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो आपके सीरीज़ में दिखने वाले कैपेसिटर्स को पैरेलल में बना सकता है। जब देखेंगे समझेंगे इसे ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों सीरीज़ में लग रहा है ऐसा, बट है नहीं ऐसा। चेक करेंगे किसकी हेल्प से, वही प्लेट वाला मैटर ना। अगर सेम प्लेट्स अटैच होंगी एक तरफ वो सारे पैरेलल में होंगे, और डिफरेंट प्लेट अटैच होंगी एक तरफ तो वो आपके किस में होंगे, सब आपका सीरीज में होंगे। डन, चलिए देखते हैं। तो अब नेमिंग कर लेते हैं हम ना, 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5 और प्लेट नंबर 6। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपका सेकंड कैपेसिटर और फर्स्ट कैपेसिटर एक वायर से कनेक्टेड है, और ये वायर कैसा है, मेरे पास एक कनेक्टिंग वायर है जो क्या करता है, मेरे पास इस फोर्थ प्लेट को और फर्स्ट प्लेट को सेम चार्ज दे रहा है। मतलब कि अगर देखो ये पॉजिटिव है मेरे पास, ये नेगेटिव होगी, है ना। बट इस वायर के कनेक्शन के, ये कनेक्शन जो हुए ना वायर के, वो बहुत तामझाम करने वाले हैं बच्चों। मतलब कि दोनों वायर मेरे पास कनेक्टेड है, मतलब ये भी प्लेट कैसे होने वाली है मेरे पास, पॉजिटिव ही होने वाली है। ये प्लेट ही पॉजिटिव होगी, अब ये प्लेट ही पॉजिटिव होगी मेरे पास। दोनों कैसी है मेरे पास, एक ही वायर से कनेक्टेड है, हाँ या ना। देखिए कोई डाउट चीज़ है बच्चों। अब देखिए ये पॉजिटिव है मेरे पास, तो क्या होगा मेरे पास, ये अब ये वायर है मेरे पास, ये भी क्या करता है आपकी इस प्लेट को, नंबर 6 प्लेट को और नंबर 3 प्लेट को, नंबर 2 प्लेट को सेम चार्ज देने वाला है। सेम चार्ज का नीचे होगा दोनों सभी प्लेट्स पे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसे ठीक से अरेंज करें, माइनस साइन को हटाओ अभी, प्लस साइन माइनस को, हम इसे इस सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो हम क्या बोलेंगे, तो मेरे पास जो सेम नीचे वाली प्लेट्स हैं उन्हें कर लेंगे हम एक तरफ। तो प्लेट 1 एक तरफ कर ली हमने, है ना, प्लेट 1 वाली एक तरफ हो चुकी है, और प्लेट 1, प्लेट 4 और प्लेट 5, प्लेट 4 और प्लेट 5 ये एक तरफ है मेरे पास, और साथ साथ कौन सी है, 2, 3 और आपका 6, 2, 3 और 6 ये तीनों एक तरफ है मेरे पास। तो 1 प्लेट, 4 प्लेट और 5 प्लेट, ये कौन सी मेरे पास, 2, 3 और आपका 6। ओके बच्चों, अरेंज कर लिया मैंने, इन तीनों मेरे पास सेम है, ये कनेक्टेड है एक साथ। डन, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है मेरे पास। डन बच्चों, और यहाँ लगी है मेरे पास कोई बैटरी। आइए समझ में, तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मतलब क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कि जो चीज़ मुझे सीरीज़ में दिखाई दे रही थी वो एक्चुअल में सीरीज़ में नहीं थी, वो पैरेलल में थी। क्योंकि ये वायर का कनेक्शन नहीं होता, दोनों वायर का कनेक्शन नहीं होता, तो सीरीज़ दिख रही थी तो सीरीज़ ही होती, बट कनेक्शन है वायर्स का। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि वायर क्या है, कंडक्टिंग है, मतलब क्या आपको पता था, कंडक्टिंग मतलब क्या, जब कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दूंगा तो सभी जिन जिन चीज़ों से कनेक्टेड है उन सभी का पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो आप देखिए इस प्लेट के लिए इस मतलब पोटेंशियल, अब तो हम बात करें चार्ज की बात करें तो सभी का चार्ज मेरे पास सेम होगा, है ना। बैटरी लगाएंगे तभी तो बात करेंगे पोटेंशियल की, बैटरी हमने लगा दी नीचे, अब हम पोटेंशियल की बात कर सकते हैं कि मेरे पास पहली, चौथी और पाँचवीं तीनों मेरे पास सेम पोटेंशियल पे हैं, दूसरी, तीसरी और छठी वो मेरे पास सेम पोटेंशियल पे है ना। और इसी के बेस में बोल सकते हैं कि इन सभी कैपेसिटर के बिटवीन आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डन बच्चों, आई हो समझ में। तो ये है मेरे पास चीज़ समझने वाली। अब सिंपल सा हो गया मेरे पास सर्किट, जब सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब तीनों मेरे पास पैरेलल में है और सभी की वैल्यू मेरे पास सी थी ना, सी मतलब सभी का कैपेसिटेंस मेरे पास सी है, तीनों पैरेलल में, मतलब हम क्या करेंगे डायरेक्टली से जोड़ देंगे। तो मेरा आंसर क्या था मेरे पास कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3C। दैट इज आवर आंसर बच्चों, दैट इज आवर आंसर। मेन इसका आंसर नहीं, आंसर कैसे निकाला, मेन है इसका सिंप्लीफाई करना, कि मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया, किस प्रकार से मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, या क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान देनी पड़ेंगी। ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में, आगे बढ़े। चलिए देख लेते हैं हमारा अभी आखिरी सर्किट, जो कि ईजी है, बहुत ईजी है, आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली। सभी का कैपेसिटेंस सी है जो, और ए और बी के बीच में मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो क्या करना है पहले मुझे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट, और ये तीन सॉल्व करके मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ। जैसे कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ इसे कि इन तीनों को अलग सॉल्व करूँ, इन तीनों को अलग, इन दोनों को अलग सॉल्व करूँ, और फिर ये अकेला मेरे पास एक ऐसा बन जाएगा सर्किट की एक कैपेसिटर, इन तीनों की जगह हटा के मैं लगा दिया कैपेसिटर बराबर दूसरा कैपेसिटर आपका, और एक तीसरा कैपेसिटर मेरे पास है ये,
जब ये तीनों मेरे पास पैरेलल में, तो इन तीनों को हटा के मैं एक ऐसा कैपेसिटर लगाऊं जो इन तीनों के हिसाब के बराबर काम करे, कि जब ये तीनों लगे थे तब भी वही काम हो जाता, और एक ऐसा कैपेसिटर मैंने लगा दिया जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा मैं इनकी तीन की हेल्प से, वो भी वैसा ही काम करेगी जैसा ये तीनों काम कर रहे थे। डन। अब तीनों पैरेलल में तो क्या होगा मेरे पास 3C, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं अब तो, है ना, बार बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि पैरेलल में हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं C 3C। ऐसे ये दोनों पैरेलल मेरे पास, ये क्या है मेरे पास 2C। डन। लास्ट में मेरे पास अकेला था तो अकेला C है ही है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास A और B। अब इन दोनों के पीछे में से इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस पूछा गया है। अब तीनों आपस में सीरीज़ में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा मेरे पास कि 1/C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/3C प्लस 1/2C प्लस 1/C। एलसीएम ले लेते हैं, 6C एलसीएम आ गया मेरे पास, आया ना। डन। 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 6 × 6। डन। इट मीन्स 11/6C। ये है 1/C की वैल्यू बच्चों, ये है क्या मेरे पास 1/C की वैल्यू, बट मुझे चाहिए C इक्विवेलेंट। क्या है मेरे पास 6C/11 बच्चों, यही हमारा आंसर है 6C/11 फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए जब आप एक्सरसाइज करोगे, है ना। जितने क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा तरीके से ये क्लियर होगा कैसे कैसे हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लिया बच्चों, आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे और अलग अलग टाइप के सर्किट समझते हैं, है ना, कौन कौन से हो सकते हैं हमारे। और याद रखना बच्चों, मैंने आपको बताया है जितना आप अपने पास से सर्किट्स को सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे सीरीज़ या पैरेलल है। बहुत बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है सीरीज़ और पैरेलल समझाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। ये बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था एग्जाम्पल आपको कि दिख रहे थे सीरीज़ लेकिन तीनों पैरेलल थे। ऐसे ही बहुत बार होगा कि वो दिखने में तो ऐसे लगेंगे सीरीज़ में, बट पता ही नहीं चलेगा कि सीरीज़ में है पैरेलल में। और एक और तरीका है पहचानने का, जैसे मैं बताया था आपको कि इन अ केस ऑफ सीरीज़ मेरे पास चार्ज ऑन अ कैपेसिटर सेम रहेगा जितने भी मेरे पास लगे होंगे कैपेसिटर्स, और पैरेलल में मेरे पास चार्ज डिफरेंट रहता है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होता है, पैरेलल में सेम और सीरीज़ में डिफरेंट रहता है। उसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हम समझ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर बच्चों, सेम अभी हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तब हमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन मिलेगा रेजिस्टेंस के साथ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। शायद आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ भी चुके होंगे क्लास 10th में, कि जहाँ आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा होगा रेजिस्टेंस का, सेम वहाँ पर भी मिलेंगे। वहाँ पे उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बच्चों 2 लॉ होते हैं जो एक साइंटिस्ट ने दिए थे, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे, शायद आपने नाम सुने हों उनके। उसे हम नॉर्मली शॉर्ट नेम हम जानते हैं KCL और KVL के नाम से, उन्हें हम जानते हैं KCL और KVL के नाम से, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इनकी हेल्प से भी हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनकी हेल्प से हम कौन से सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे मैं बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसा कि मैं बताया ना आपको, कुछ ऐसे सर्किट्स होंगे जहाँ आप पहचान नहीं पाओगे कि वो सीरीज़ में है पैरेलल में, तब आपको ये दोनों लॉज के बारे में अगर आइडिया होगा, इन दोनों लॉ के बारे में अगर आपको आइडिया होगा, तभी आप उन्हें पहचान पाओगे कि वो सीरीज़ में है या आपका पैरेलल में है। वैसे है तो ये मेरे पास किसके लिए, आपका रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बट इनकी हेल्प से हम कैपेसिटर्स के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे जब हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे। तो हम अभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हम सॉल्व नहीं करें, वो हम तब करेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी या मतलब करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे। जब हम आपका रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स को सॉल्व कर रहे होंगे ना, सेम वैसे ही यही सॉल्व होंगे। ओके, सेम वैसे ही सॉल्व होंगे, बट इनकी बात हम जब ही करेंगे कि KCL क्या है और KVL क्या है। ओके बच्चों, चलिए, खैर मैंने आपको आइडिया दे दिया, इसका हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। वो हम पढ़ेंगे कब,
करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, चलिए देन एक और सर्किट है, उसे हम समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नॉर्मली देखने को मिल ही जाएगा। उसका नाम है बच्चों आपका, एक सर्किट का कॉम्बिनेशन है, उसे हमने बोल दिया है व्हीट स्टोन ब्रिज। बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। चलो मैं है तो एक कॉम्बिनेशन ही, बट हमने इसे पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि ये लाइक अ ब्रिज ही काम करता है। जब देखते हैं कैसे, है ना। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है बच्चों, इसमें क्या होता है, मेरे पास कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, उसके अलग अलग शक्लें दिखाई देंगी आपको। मैं एक स्टैंडर्ड शक्ल की बात कर रहा हूँ, है ना, अलग अलग फॉर्मेट्स और होते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा। इसमें आपका 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सेम आपको ये रेजिस्टेंस में मिलेगा, वहाँ पे ये 5 रेजिस्टेंस की फॉर्म में चेंज हो चुके होंगे। 5 आपका कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके ये दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, कि बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो भैया चार्ज कैसे होंगे। ओके, ये मेरे पास बैटरी से कनेक्टेड है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज। डन, नेमिंग कर देता हूँ ABCD। ओके, और ये कैपेसिटर से मैं बोलता हूँ आपका C1, C2, C3, C4 और आपका C5। ओके बच्चों, इसकी 2 कंडीशन होती हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस। कौन कौन सी होती है मेरे पास 2 कंडीशंस की? पहली होती है आपकी बैलेंस कंडीशन, जिस पे हम बात करने वाले हैं, बैलेंस कंडीशन। और दूसरी होती है बच्चों इसकी अनबैलेंस कंडीशन, है ना, अनबैलेंस कंडीशन। डन। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों, पहले हम बैलेंस कंडीशन पे ही बात करेंगे, क्योंकि अगर मुझे इसकी अनबैलेंस कंडीशन सॉल्व करनी है तो मुझे उसके लिए KVL और KCL इन दोनों का आइडिया होना चाहिए, जो कि हम कब करेंगे, जब हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो हम बैलेंस कंडीशन की बात करने वाले हैं। बैलेंस कंडीशन की क्या होती है मेरे पास, कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कॉम्बिनेशन बैलेंस कंडीशन में कब होगा, जब आपका C1/C3 ये दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो बराबर होगा C2/C4 के, C2/C4 के। अगर ये चीज़, ये रेशियो सेटिस्फाई करता है, अगर ये रेशियो सेटिस्फाई करता है तो इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन, यही मेरे पास बैलेंस कंडीशन है, तो मेरे पास ये ब्रांच दिखाई दे रही है आपको, ब्रांच जो कि एक तरह का ब्रिज है। आपके B एंड और D एंड, इन दोनों एंड्स का क्या है, एक ब्रिज है। डन, इसलिए हम इसे व्हीट स्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। यहाँ इन दिस केस, इन दिस ब्रांच I बराबर क्या होगा, 0। I बराबर 0 मतलब क्या, इसमें चार्ज नहीं होगा, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होने वाला। डन बच्चों, ये है मेरे पास कंडीशन कब, कि इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम व्हीट स्टोन ब्रिज। 2 कंडीशन होंगी, बैलेंस और अनबैलेंस। हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड की, तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है मेरे पास, कि C1/C3 इन दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर होगा C2/C4 के। इन दिस केस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी जो मिडिल वाली ब्रांच है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। आपको पता है अगर कोई भी करंट नहीं जाएगा तो कैपेसिटर मेरा चार्ज नहीं होगा, और कैपेसिटर मेरा चार्ज नहीं है तो उसे लगाओ या फिर ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। डन, इट मीन्स मैं इस C5 को निकाल सकता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंगलेस हो जाएगा जब मेरे पास ऐसी कंडीशन होगी। डन बच्चों, आई बात समझ में, दैट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। देन जब मैं इसे निकाल दूंगा तो मेरे पास सर्किट कैसे दिखाई देगा। अब आप देखिए, मैंने निकाल दिया, मे भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसे। अब ऐसे बच्चों ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, परफेक्ट डायग्राम नहीं बन पाए तो प्रॉब्लम मत करना, है ना। या आप ऐसा कर लो, डन। कुछ ऐसे ही दिखाई देगा फिर आपको कैपेसिटर,
का कॉम्बिनेशन, ये अब बीच वाली ब्रांच मेरे पास नहीं है ना। देन कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा जब मैं इस ब्रांच को बाहर निकाल दूंगा। तो आप देखिए, अगर ये मैं ब्रांच हटाता नहीं तो आप पहचान ही नहीं पाते इनमें से कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में। बच्चों याद रखना, आप पहचान नहीं पाते इनमें से कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में, क्योंकि मेरे को पता है सीरीज़ में क्या होता है, पास चार्ज सेम रहता है सभी पे। बट यहाँ पे आप देखिए, अगर ये ब्रांच होती तो इन दोनों पे आपका चार्ज सेम नहीं रहता, ना इन पे सेम रहता ना इन पे सेम रहता, सब पे अलग अलग होता मेरे पास। डन, इट मीन्स पहचान नहीं पाता आपका कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में, अगर ये चीज़ हटती नहीं। ये कब था मेरे पास, जब बैलेंस केस है। और अनबैलेंस्ड होता तब मेरे पास KVL और KCL का यूज़ करता। कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो मुझे अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, अब मैं डायरेक्टली पहचान सकता हूँ कि अगर देखिए V वोल्ट की बैटरी है, मतलब करंट फ्लो होगा, प्लस है माइनस है, I करंट यहाँ से जाएगा। करंट को दो रास्ते मिलेंगे, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। जो करंट यहाँ से जाएगा इसमें, वही करंट इसके अंदर आएगा। करंट मतलब कि चार्ज का फ्लो, चार्जेस आएंगे उतने, जितना करंट इसमें जाएगा जितना चार्ज ये होगा उतना ही चार्ज ये होगा मेरे पास। डन बच्चों, ऐसे जितना ये जाएगा उतना ये चार्ज होगा, और टोटल करंट मेरे पास I फिर से वापस आ जाएगा। डन, इसके आइडिया में आपको KCL के बारे में आइडिया दे सकता हूँ। KCL क्या था मेरे पास, आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। वो क्या बोलता है मेरे पास, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा, मतलब कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा मेरे पास, आपका सेम होगा आने वाली करंट्स का और जाने वाली करंट्स का। ओके, तो यहाँ से मेरे पास देखो, इस बैटरी से I करंट निकली, मैंने बोला कि I करंट निकली, जितनी करंट निकली है ना उतनी ही करंट इसमें एंटर करनी चाहिए बच्चों, ना कम ना ज़्यादा। एंटर करेगी मतलब क्या, I जब निकली तो दो रास्ते मिल गए से, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों रास्ते में जाएगी मेरे पास। मैं जस्ट कंसीडर कर लेता हूँ कि ऊपर गई I1, नीचे गई मेरे पास I2। ओके, तो सेम I1 इसमें जाएगी, सेम I1 इसमें जाएगी, हाँ या ना। I2 गई तो I2 इसमें भी जाएगी मेरे पास, हाँ या ना। और देखिए I1 I2 दोनों मिल गए कहाँ पर, यहाँ पे जो आएगी I, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। डन बच्चों, तो यही मेरे पास KCL बोलता है कि जाने वाली करंट और आने वाली करंट दोनों बराबर होंगी, जितनी करंट निकलेगी ना उतनी करंट आएगी भी। और भी कुछ कहता है, उसके बारे में बात करेंगे जब हम बात करेंगे, ठीक से बात करेंगे KCL के बारे में। डन बच्चों, अब इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत आसान है। दोनों सीरीज़ में ऊपर वाले, दोनों नीचे वाले मेरे पास सीरीज़ में, और दोनों आपस में कैसे, पैरेलल में। सभी का C मान लो, C है कैपेसिटेंस सभी का, दोनों ऊपर के सीरीज़ में, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरे पास, दो सीरीज़, फिर से दो सीरीज़, और फिर दोनों कैसे मेरे पास, पैरेलल में। आपका ये बैटरी, हाँ है ना बच्चों, कुछ ऐसे बन जाएगा जो कॉम्बिनेशन। वैसे सॉल्व करना था बहुत ही ज़्यादा आसान है। C और C/2, ऊपर को दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा दूं जो कि आपका C/2 का है, कैपेसिटेंस का। He नीचे भी C है, मतलब C/2 सॉल्व करने ना, C/2 आने वाला है, C/2 आपका बैटरी। सब वायर्स होते हैं, दोनों में टेढ़ मेढ़ा कुछ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और C/2 कैसे है मेरे पास, आपके पैरेलल में, मतलब डायरेक्टली जोड़ दो तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, C। क्या आएगा मेरा आंसर कि C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू C। यही मेरा आंसर होगा बच्चों। इन दिस केस व्हीटस्टोन ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट सर्किट अरेंजमेंट है, जो कि नाम से भी आता है कि ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बताओ, तो ये करना पड़ेगा। वहाँ कैपेसिटेंस था, यहाँ पर कैपेसिटेंस है, वहाँ रेजिस्टेंस होगा आपका। ओके बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। जितने ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे अपने पास से, उतना ज़्यादा ही आपको अच्छा आएगा समझ में। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मे भी शायद आपके क्वेश्चंस जब कभी गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए खैर बच्चों, वैसे तो इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ये किस आपका कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशंस भी हो गया, बट हमने बात करी थी शुरुआत में कि हम स्पेरिकल्स कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। वैसे हमें पढ़ना नहीं है स्पेरिकल आपका कैपेसिटर, बट हाँ थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि मेरे पास अगर सिंगल, मतलब पूरा कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे हम, कि मेरे पास कोई सिंगल कैपेसिटर आपका स्पेयर है तो वो कैसे बिहेव कर सकता है लाइक अ कैपेसिटर। एक स्पेरिकल बॉडी कैसे बिहेव करेगी कैपेसिटर। वैसे तो हमें पता है
कि कैपेसिटर है अरेंजमेंट दो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का, कि दो कंडक्टर्स होंगे और उनके बीच में कुछ इंसुलेटर होगा, तब उस कॉम्बिनेशन को उस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। बट हम एक कंडक्टिंग स्पेयर, सिंगल कंडक्टिंग स्पेयर को भी एज अ कैपेसिटर मान सकते हैं। देखते हैं कैसे और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैसी होगी। ओके, मान लीजिए मेरे पास कोई स्पेयर है जो कैसा है, मेरे पास कंडक्टिंग स्पेयर है। मैंने बच्चों बताया था आपको कि जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम पता करते हैं डिफरेंस, अंतर क्या है। अगर दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं होगा तो मैं किसी चीज़ की ऊपर स्टडी ही नहीं कर पाऊँगा। डन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं घर से बाहर रहते हैं, है ना, आप पढ़ाई करने कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपके साथ जो रह रहा है आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, वो रोज़ आपको देखता है, उसे आप में कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप जहाँ बाहर पढ़ने गए वहाँ से घर पे आते हैं तो घर पे पेरेंट्स को साफ साफ डिफरेंस दिखाई देता है कि तू कितना पतला हो गया है। ऐसे ही होता है ना, कितना दुबला पतला हो गया, खाना पीना नहीं खाता क्या वहाँ पे, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन जो साथ में रह रहा है आपका क्लासमेट, उसे कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि रोज़ वो आपको देख रहा है ना। डिफरेंस कब आएगा मेरे पास? जब मेरे पास ऑब्जर्वेशन में अंतर होगा, मतलब कि वहाँ पे आप कैसे थे, अब कैसे हैं यहाँ पे। वहाँ आपका दोस्त देख रहा है, रोज़ देख रहा है, रोज़ एक ही चीज़ देख रहा है, वो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं कर पा रहा। बट पेरेंट्स क्या है, एक बार देखा था 1 साल पहले, अब देख रहे हैं 1 साल बाद, तब कुछ डिफरेंस उन्हें पता चल जाता है। ओके, तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं बच्चों डिफरेंस, कि वहाँ पे कैसा है और यहाँ कैसा है। डन। सेम उसी प्रकार से जब हमने बात की थी पोटेंशियल की, कि हम पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। जहाँ पे हम एक पॉइंट मानते हैं डिफरेंस इन्फिनिटी पे 0 होता है। डन। जब एक 0 था तब हम बोलते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे इतना होगा, वो भी क्या एक तरह का डिफरेंस होता है। सेम ऐसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिफाइन करते हैं या फाइंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। कि हम डिफरेंस होगा तब मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, इसी के बेस पे हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। डन। कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पढ़ना पड़ता है, जब वही मेरे को समझ में आता है। केवल पोटेंशियल की बात करूँ तो आने वाला नहीं समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आपका एनर्जी डिफरेंस, है ना। सेम ऐसे ही मेरे पास यहाँ हम एक कंडक्टिंग स्पेयर को मान सकते हैं एज अ कैपेसिटर, जब मैं मानूँ कि जो दो कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर का कॉम्बिनेशन सिस्टम। तो एक कंडक्टर मैंने मान लिया स्पेयर यहाँ पर है, और दूसरा कंडक्टर मैंने मान लिया कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। दूसरा कंडक्टर मैंने मान लिया इन्फिनिटी पे। अब देखो 2 कंडक्टर्स हो गए और बीच में क्या है मेरे पास, एयर, इंसुलेटर। आई वाज समझ। तो मैं इस सिंगल कंडक्टिंग स्पेयर को भी एज अ कैपेसिटर बिहेव करवा सकता हूँ या मान सकता हूँ, क्योंकि ये दिख तो सिंगल रहा है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस मान लिया कि एक भैया एक कंडक्टिंग प्लेट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी में रखी हुई है, और एक ये मेरे पास, अब ये दोनों काम करेंगी लाइक आ कैपेसिटर। डन। के बीच में क्या है मेरे पास, इंसुलेटिंग मीडियम। ओके बच्चों, चलिए। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास कोई स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है, इस पर कोई चार्ज है। चार्ज कहाँ होगा मेरे पास, पूरा सरफेस पे होगा। कंडक्टिंग स्पेयर है तो चार्ज मेरे पास सरफेस पे आता है। और मुझे बतानी है कि इस कंडक्टिंग स्पेयर की कैपेसिटेंस कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है ये। डन। चलिए बात करते हैं। मुझे पता है Q इज इक्वल्स टू CV, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ओके बच्चों, तो मुझे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो चाहिए। अब V फॉर अ कंडक्टिंग स्पेयर कितना होता है ये आपको बताना पड़ेगा, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है मेरे पास, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R, और इसकी रेडियस R मान लो तो है ना बच्चों। V होता है फॉर कंडक्टिंग स्पेयर, दैट इज V बराबर K Q अपॉन R, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कोई डाउट इस चीज़ में? इस पूरे के पूरे V को उठाओ और नीचे पुट कर दो, आपको C मिल जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आपका कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। डन। दैट इज C इज इक्वल्स टू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होगा बच्चों। तो अब देखिए Q से Q खत्म, तो क्या बचा मेरे पास, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही है बच्चों आपका स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, कि मेरे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कोई डाउट इस चीज़ में? तो आप देख पा रहे होंगे
इस केस में भी आपको समझ में आ रहा होगा जो कैपेसिटेंस है दैट्स डिपेंड ऑन अ फिजिकल कंडीशन। देखिए 4 पाई नंबर एप्सिलॉन नॉट मेरे पास ये आपका फिक्स है मेरे पास, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट जो आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आप देखिए कि जितना आर इंक्रीजेस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर बढ़ी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, आर बढ़ी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मेरे पास बच्चों। आई बात समझ में, कोई डाउट इस चीज़ में? तो यहाँ भी मुझे समझ में आ रहा है कि आपका कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होता है कितना बड़ा मैंने कैपेसिटर बनाया है। जैसे हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पर, उस प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड कर रही थी। सेम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। कोई डाउट इस चीज़ में? आगे बढ़ें। तो इसके बेस पे हम एक और चीज़ आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। जैसे हमने देखा था कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो हमने निकाला था कि 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, बात कर चुके हैं इसके बारे में हम। तो हमने देखा था कि एक फैरेड का अगर कैपेसिटर बनाना हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना हो, तो मुझे एरिया कितना बड़ा चाहिए था, शायद मे बी 10⁻10 का फैक्टर आया था ना कुछ एरिया में, 10⁻10 का फैक्टर आया था एरिया में, एक प्लेट के एरिया में। ओके, तो जब ऐसे फैक्टर आया था, अब बात करते हैं कि कितना बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर बनाऊं कि इसमें मेरे पास जो 1 फैरेड के कैपेसिटेंस को होल्ड कर पाए, है ना। तो हम देखने वाले हैं कि अगर कोई एक स्फीयर कंसीडर करने वाला हूँ, कितना बड़ा स्फीयर होगा जब उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, 1 फैरेड होगी। ओके बच्चों, कितनी हो, 1 फैरेड। तो देखते हैं, मुझे पता है C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही है बच्चों। C चाहिए मुझे 1 फैरेड, 1 फैरेड पता कर दो। अब देखिए 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर R। मुझे रेडियस पता करनी है कि कितनी रेडियस वाला मुझे स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो 4 पाई तो 4 पाई होता है बच्चों, क्या बोलो 3.14 इंटू 4। ओके, बट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो पुट करते हैं वैल्यू क्या होगी मेरे पास। तो मैं 4 पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मेन मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं चेक करना हूँ कितना बड़ा बनेगा। तो मैं इसकी 10⁻² की पावर देखूँगा कितनी पावर्स में आ रहा है मेरे पास। ओके, तो मेरे पास है इसका वैल्यू, इट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हुआ मेरे पास कि 1/4 पाई, 1/4 पाई इंटू 8.85 को छोड़ो, मैं सीधे 10 की पावर को देखता हूँ, 10⁻12। तो 1 समथिंग ये चीज़ ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1-2 पावर और चली जाएंगी, तब भी अगर 10⁻10 भी मानते हैं तो इतनी मेरे पास रेडियस आने वाली है बच्चों मीटर में। कि मतलब कि मुझे इतना बड़ा, अगर मुझे 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी होल्ड करवानी है किसी कैपेसिटर से जो कि स्फेरिकल शेप का है, तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए बस 10⁻10 के फैक्टर की होनी चाहिए, 10⁻10। जबकि अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो और लगा लो, 1 2 3 डन। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 जीरो आएगी, यहाँ पे मेरे पास 10 का फैक्टर आ रहा है। समझिए कि कितना बड़ा मुझे कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, किसके लिए, केवल 1 फैरेड की कैपेसिटी को होल्ड करने के लिए, 1 फैरेड की। इट मीन्स 1 फैरेड मेरे पास बहुत बड़ी यूनिट है, हमने दोबारा चेक कर लिया इस चीज़ को। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में? चलिए अब इसी के बेस पे एक और चीज़ समझते हैं, एक और चीज़ समझते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ा हेल्प करेगी, है ना। इस चीज़ को नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट आपके पास, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों हेडिंग डाल लेना, कॉमन पोटेंशियल बिटवीन 2 चार्ज कंडक्टर्स, कॉमन पोटेंशियल बिटवीन व्हेन वी कनेक्टेड 2 कंडक्टर्स। हेडिंग है मेरे पास, कॉमन पोटेंशियल ऑफ 2 चार्ज कंडक्टर, 2 चार्ज कंडक्टर, चार्ज टू चार्ज कंडक्टर्स।
कॉमन पोटेंशियल बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बीच बीच में बताया है। कॉमन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जब समझते हैं अब चीज़ को। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दो स्फेरिकल कंडक्टर है, आप किसी भी शेप के ले सकते हो। अभी हमने स्पेयर की बात की है तो हम स्पेयर की बात कर लेते हैं, है ना। आप स्पेयर में ले लेना, पैरेलल प्लेट ले लेना, जो मन चाहे ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सभी के लिए सेम आने वाला है। मेरे पास क्या है, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस है मेरे पास R1, एक की रेडियस है मेरे पास R2। ओके बच्चों, इन दोनों पे चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है मेरे पास। इस पे है Q1, इस पे है Q2। हमको पता है चार्ज डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, तो उनकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। दैट इज C1 C2, पोटेंशियल V1 V2। ओके बच्चों, इनिशियली मेरे पास दो चार्ज स्पेयर है, कंडक्टर है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर दिया बाय कनेक्टिंग वायर, जस्ट कनेक्टेड बाय हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो क्या होगा बच्चों, ये सेम वैसा ही है मेरे पास कि जब मेरे पास दो वाटर टैंक है, एक ज़्यादा फिल है, एक कम फिल है, और उन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं बाया पाइप। अब वो क्या दिखाई देता है कि जो ज़्यादा भरा हुआ टैंक है पानी उसमें से फ्लो होता है, और जो कम भरा हुआ टैंक है उसके अंदर जाता है मेरे पास। जैसे होता है कि जो ज़्यादा भरा हुआ लेवल, जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा है उसमें से पानी का फ्लो होता है, इसमें लेवल कम है उसकी तरफ। डन बच्चों, सेम ऐसे ही कुछ इसमें होगा। इनमें इन चार्जेस में क्या होगा, मेरे पास जो दोनों कंडक्टर है मेरे पास, इन दोनों पे चार्जेस थे, एक में ज़्यादा होगा एक में कम होगा। डन, तो क्या होगा मेरे पास कि चार्जेस का फ्लो चालू हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो लगातार चालू हो जाएगा, और तब तक होता रहेगा ये फ्लो जब तक कि ये दोनों, पानी का फ्लो कब तक होता है बच्चों, पानी का फ्लो कब तक होता है, एक में ज़्यादा था एक में कम था, पानी का पाइप कनेक्ट कर दिया मैंने, पानी लगातार आ रहा है, ये लेवल नीचे, ये लेवल ऊपर, ये लेवल नीचे, ये लेवल ऊपर, जब तक दोनों लेवल बराबर नहीं हो जाते, जब तक पानी का फ्लो लगातार होता रहता है बच्चों। ऐसा नहीं होता कि लगातार लेवल बराबर हो गया तब ये पानी इसमें जा ही रहा है उसमें आ ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है मेरे पास, जब तक पानी का लेवल बराबर नहीं होता तब तक मेरे पास पानी का फ्लो होता रहता है। तो पानी को बच्चों सोचो चार्ज का फ्लो हो रहा है, और लेवल को समझो आप पोटेंशियल। तो जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्जेस का फ्लो लगातार चलता रहता है। आए बस में, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक लगातार चार्जेस का फ्लो चलता रहता है। और उस पोटेंशियल को, जब दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, जैसे मेरे पास वाटर लेवल में, वाटर टैंक में लेवल बराबर थे, उस हमने बोला था कॉमन लेवल, तो इसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल बच्चों। क्या बोलेंगे इसे हम, कॉमन पोटेंशियल। आए बस में, हम क्या करेंगे, जब मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से, आपका कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ चलना चालू कर दिया, और तब तक फ्लो होता रहा जब तक कि इनका दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। डन, ऐसे में तो हम क्या देखते हैं, इनिशियली अगर जब तक मैंने कनेक्ट नहीं किया था, अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे, ब्रेक कर दिया, जब मैंने कनेक्ट नहीं किया था तब इनका Q1 C1 V1 था। आफ्टर द कनेक्टिंग बाय स्विच मैं कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ मेरे पास, चार्जेस में भी शायद Q डैश हो जाए, ओके, Q1 डैश Q2 डैश, ओके, कैपेसिटेंस तो सेम रहने वाली है C1 और C2, बट अब वो जो पोटेंशियल होगा वो होगा V, वो होगा V आफ्टर द कनेक्शन। पोटेंशियल दोनों का अब सेम है, चार्जेस डिफरेंट है दोनों पे, कैपेसिटेंस दोनों की डिफरेंट थी। आई क्वेश्चन में कोई डाउट इस चीज़ में? चलिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बच्चों। आई क्वेश्चन में चलिए आगे देखिए क्या होगा बच्चों, कि आपने एक चीज़ सुनी होगी जब हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, चार्ज कंजर्वेशन, याद है, उसी का हेल्प लेंगे। तो वी नो चार्ज कंजर्वेशन, दैट छोड़ो, वी नो चार्ज कंजर्वेशन। ये क्या था बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने दो स्पेयर से दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका चार्ज इसमें है, इसका चार्ज इसमें, किसी का भी चार्ज किसी में गया हो, बट चार्ज ओवरऑल सिस्टम का तो कंजर्व रहने वाला है ना, ओवरऑल जो सिस्टम है उसका चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है कि नहीं रहने वाला। डन, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो पहले चार्ज करता है मेरे पास Q1 प्लस Q2, ये था
बिफोर कनेक्टिंग Q1 प्लस Q2, देन अब क्या होगा मेरे पास आफ्टर द कनेक्शन, दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये हो चुका है। बट दोनों चार्ज अब भी बराबर होंगे। डन, कोई चार्ज कंजर्वेशन वाला याद आ रहा होगा आपको, Q1। ऐसे मैं कैसे लिखूंगा, हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो Q का फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, Q बराबर CV, Q बराबर CV। सो कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल इनिशियली V1 था, प्लस C2 कैपेसिटेंस, पोटेंशियल V2 था, इनिशियली की बात है। आफ्टर द कनेक्शन मेरे पास चार्ज ही हो गया Q2 आपका Q1 डैश, तो कैपेसिटेंस तो चेंज हुई नहीं C1, बस पोटेंशियल मेरे पास V हो चुका है, कॉमन पोटेंशियल। ऐसे ही मेरे पास C2 और आपका V, C2 और V। डन बच्चों, इस V को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या आता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू V, वेयर बच्चों V इज अ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। डन, इस प्रकार से जब मैं दो कंडक्टिंग, अभी तो स्पेयर है, कंडक्टिंग बॉडीज मान लीजिए, कंडक्टिंग बॉडी को मैं कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है मेरे पास आपका इन दोनों का जो पोटेंशियल रहता है वो कॉमन रहता है, चार्जेस का फ्लो लगातार चलता रहता है, कब तक, जब तक कि इसमें पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, वही वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। सेम हम इस प्रकार से कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मे भी शायद इसका हेल्प पड़े, है ना। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, ये है मेरे पास, ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसे याद रखना, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, 1 सेकंड में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया, चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं इसमें। अब आप बच्चों जो बताइए, जब मैंने दो कंडक्टिंग स्पेयर्स को कनेक्ट कर दिया बाय वायर, तो चार्जेस का फ्लो होगा, और पता है जब किसी कंडक्टर्स में से चार्जेस फ्लो होते हैं, तो आप अभी शायद मैं मान के चलता हूँ कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस फ्लो मतलब करंट फ्लो, करंट फ्लो होता है तो मतलब क्या होता है, ये जो वायर है वो गर्म होगा, जब वायर गर्म होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा एज अ फॉर्म ऑफ हीट। डन, तो हम ये भी देख सकते हैं, जब मेरे पास दो कंडक्टिंग जब मैं कंडक्टर्स को कनेक्ट करता हूँ बाय वायर, जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे, तो चार्जेस का फ्लो होगा, और चार्जेस के फ्लो से हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी मतलब लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो हम उस एनर्जी के लॉस को भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे, हम एनर्जी लॉस पर भी बात करेंगे, बट वो बात करेंगे बच्चों हम अपने अगले लेक्चर में, जहां हम एनर्जी लॉस पे बात करेंगे। आप अपना आइडिया लगाना, आप कैसे पता करोगे, क्योंकि तो एनर्जी कितनी होती है हमें पता है, स्टोर एनर्जी हमें पता है क्या होती है ना, कि जे लाइक का वही तो है, कैपेसिटर ही तो है मेरे पास, बस मैंने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, है ना। अब एनर्जी का लॉस होगा मेरे पास, तो आप कोशिश करना कि आप उसका मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम एनर्जी का लॉस की बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, जहाँ हम देखेंगे कितनी एनर्जी लॉस होने वाला है ना, और साथ ही साथ फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और उसके साथ हमारे पास इस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका कि मैक्सिमम 2 लेक्चर्स या कल के लेक्चर में ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चंस लगाना चालू कर दीजिए, और जो भी कोई डाउट हो क्वेश्चंस में फिर हम साथ बैठ के डिस्कस कर ही लेंगे, ओके बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहाँ हम एनर्जी लॉस पे और न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले हैं, ओके।